जय हिंद दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी के लिए छंद का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और यकीन मानिए कि ये जो छंद की जितनी भी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं इसके बाहर से बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन छंद के हैं। ठीक है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया हुआ है विद टेक्निक के साथ। कैसे क्या याद रखेंगे ये सारी चीज़ें हम आपको इसी एक वीडियो में बता देंगे। मतलब आप ये मानकर चलिए, जितने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो आपको पहले से नहीं आते हैं, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम जाती है, वो इसी जो वीडियो में हम क्लियर करवा देंगे। सबसे पहले तो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले छंद के बारे में पढ़ते हैं, छंद के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, छंद किस धातु से मिलकर बना है, छंद किस धातु से मिलकर बना है या छंद में कौन सी धातु है, तो ये बोला जाएगा चट धातु से मिलकर बना है या छदी। देखिए, कई विद्वान बोलते हैं चट और कई बोलते हैं छदी, तो इसीलिए ये ज़्यादा क्वेश्चन इसका आने की संभावना नहीं है कि धातु कौन थी छंद धातु में, छंद में। हाँ, इसका अर्थ जरूर आ सकता है कि छंद का मतलब क्या होता है, प्रसन्न करना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण, ठीक उसी प्रकार से अगर छंद का मतलब पूछेगा कि छंद का अर्थ क्या होता है, तो प्रसन्न करना होता है, खुश करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अच्छा, इसकी चर्चा किस में हुई है, तो छंद की जो चर्चा मिली है वो कहाँ, ऋग्वेद में मिली है, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसके बाद आते हैं किस पे, हाँ, इसकी व्याख्या किसने की है, तो इसकी जो व्याख्या है वो पिंगल मुनि ने की है। ठीक है, इसकी व्याख्या किसने की है, पिंगल मुनि ने। इन्होंने पहले छंद शास्त्र में इनकी व्याख्या की थी, छंद शास्त्र बनाया था पिंगल मुनि ने, उस पर छंद की व्याख्या की थी, लेकिन फिर इसे बाद में पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाने लगा। अब इसके बाद आते हैं छंद की अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाएगी तो आप यकीन मानिए कि मतलब 10 से 15 मिनट में आपकी पूरा छंद क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर का एक क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके पेपर में अगर छंद से आ रहा है तो। देखिए, फिर आता है परिभाषा। परिभाषा क्या होगा, निश्चित निश्चित चरण वर्ण मात्रा गति यति तुक गण आदि के द्वारा नियोजित होता है। सबसे पहले तो जाने कि छंद के जो अंग होते हैं ना, वो छंद में क्या क्या होता है, तो छंद में होता है चरण होता है, वर्ण होता है, मात्रा होती है, गति होती है, यति होती है, तुक होता है, गण होता है। अब ये होते क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, चरण का मतलब क्या होता है, याद रखिए जब आप छंद लिखते हैं तो छंद का जो एक चौथाई भाग होता है ना, एक चौथाई पार्ट को चरण बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 पद लिखे हुए हैं जिसमें से एक पद जो है वो चरण कहलाएगा, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण, इस तरह से इसको चरण कहा जाता है। अब आते हैं वर्ण। वर्ण और मात्रा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, वर्ण में क्या होगा, अनार से लेकर मतलब जितने भी वर्ण है ना, जितने भी आप लिख रहे हो वर्ण, वो सब वर्ण है। मात्रा में केवल क्या आता है, स्वर। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, है ना, जितने भी स्वर है वो मात्रा में आएंगे। और जितने वर्ण हैं ऐसा याद रख सकते हो, मतलब जो क्लियरिटी नहीं होती लोगों के माइंड में कि वर्ण और मात्रा में कंफ्यूजन होते हैं, तो मात्रा में केवल स्वर आएगा और वर्ण में क्या आएगा, स्वर के साथ साथ। मतलब ये देखिए, यहाँ पर समझते हैं कि अगर हम मात्रा की बात करेंगे तो आ, ये हम यहाँ पर करते हैं। अगर मात्रा की बात करेंगे तो आ हो गया, ई हो गया, ठीक है, और सारी चीज़ें। अब बड़ा है ना जो, तो बड़ा आ जो है वो किस में जाएगा, वो वर्ण में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, वर्ण में। का किस में जाएगा, वर्ण में। क्यों, क्योंकि इसमें मात्रा भी है आ की और एक सब वर्ण भी है, अक्षर भी है। तो यहाँ पर ये जो बड़े होते हैं, मतलब छोटे वाले तो होंगे ही होंगे वर्ण में, जो छोटे वाले हैं वो तो वर्ण में होंगे ही होंगे, साथ में ये भी जो है ये सब भी क्या कहलाएंगे, वर्ण ही कहलाएंगे। तो मात्रा में आई होप कि आपको क्लियर होगा, जिसमें केवल स्वर आते हैं वो मात्रा कहलाता है, और जिसमें स्वर के साथ कोई और भी चीज़ें लिखी रहेंगी, मतलब मात्रा के साथ कुछ भी लिखा रहेगा, का हो गया, गा हो गया, खा हो गया, खी हो गया, इस तरह से कोई भी रहेगा, वो सब किस में आएंगे, वर्ण में आएंगे। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। तो वर्ण में क्या होगा, वर्ण में दीर्घ वर्ण और लघु, मतलब आप ये बोल सकते हो कि लघु और गुरु कहाँ पर होते हैं, वर्ण में ही। लघु और गुरु, जैसे केवल आ लिखा है तो ये लघु कहलाएगा, और ये लिखा है आ बड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। तो लघु और गुरु कहाँ होते, वर्ण में होते, लेकिन इनकी मात्रा गिनी जाती है किसमें, इसमें। इनमें जो मात्रा है, इसमें केवल एक मात्रा है, तो मात्रा में गिनी जाती है एक मात्रा, और इसमें कितनी है, दो। दो का मतलब इसको चूंकि गुरु बोलेंगे तो दो ऐसे ना लिख करके हम कैसे लिखते हैं, जब छंद में काउंटिंग करते हैं एस में, ठीक है, एस टाइप का लिखते हैं, उसको दो काउंट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये याद होगा कि मात्रा और वर्ण में क्या अंतर होगा। देखिए, अब मात्रा को आप गिनोगे, मतलब लघु और गुरु तो इससे डिसाइड होते हैं, लेकिन इसकी जो मात्राएं हैं कि लघु को हम कितना मानेंगे, गुरु को हम कितना मानेंगे, वो मात्रा में पढ़ेंगे हम। कि लघु को जहाँ पर अगर आपने देखा कि लघु लिखा होगा, लघु मतलब आ बस होगा, ठीक है, और छोटा ई होगा, ठीक है, ऊ होगा छोटा, इस तरह के जो रहेंगे वहाँ पर हम उसको लघु काउंट करेंगे, और लघु का मतलब उसको एक काउंट करेंगे। और गुरु, जैसे बड़ा आ है, ठीक है, इसको गुरु काउंट करेंगे, गुरु में हम दो काउंट करेंगे, और गुरु को लिखेंगे कैसे, एस, एस से डिनोट करेंगे। चलिए, अब देखिए,
कि गति क्या होती है छंद में। तो गति का मतलब होता है जो बोलने या पढ़ने का प्रभाव आता है ना, जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं बोलते हैं, जैसे होता नहीं लय, जो आप जिसको आप लय बोलते हैं, ठीक है। जनरली लय सभी कोई जानते हैं कि भाई इसके बोलने का लय बहुत अच्छा है, इसका प्रभाव बहुत अच्छा है, कितनी अच्छा बोलता हैगा, ठीक है। तो जो लय है वो उसी को आप क्या बोलते हैं, छंद में गति बोलते हैं। मेन ये गति तो सबसे होता है, मेन पेपर में यति और तुक आया करता है, ठीक है। यति और तुक तो आती, गति तो आप सभी को बन जाएगा, फ्लो होता है, ठीक है। वर्ण मात्रा भी समझा दी हमने। गति और यति और तुक में अंतर आएगा। तो देखिए यति क्या होती है, जहाँ पर हम रुकते हैं ना, जहाँ पर हम थोड़ा विराम लेते हैं, जहाँ हम अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे भी, जहाँ पर आप विराम लेते हैं, ठीक है। यति का मतलब याद रखना विराम, ठीक है। यति का मतलब जहाँ पर भी आप अल्प विराम लेते हो, थोड़ा सा रुकते हो, उसे क्या बोलते हैं, विराम, मतलब विराम लेते हो, उसको यति बोलते हैं छंद में। अब तुक क्या होता है, तो सबसे लास्ट में जो एक जैसा होता है ना, सुहाए मुहाए, ठीक है, तो लगाओ और अगाओ, इस तरह से मतलब कोई भी चीज़ें लास्ट वाली, जो पूरे सेंटेंस पढ़ते हो लास्ट में एक लय होता है, फिर दूसरा कोई सेंटेंस पढ़ता है लास्ट में कोई लय होता है, जो आपने देखा होगा रामायण और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो जब फ्लो में पढ़ते हैं तो लास्ट में इकट्ठे एक से वर्ड पढ़ते हैं, तो ये जो रहेंगे ये क्या कहलाएंगे, आपके तुक कहलाएंगे। तो छंद के अंत में सुनने जैसा, एक जैसा सुनने में एक जैसा लगने वाले वर्ण को क्या कहेंगे, तुक। ओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें। गण, गण तो पेपर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, गण, ठीक है। गण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाएगा। मतलब ये जो चीज़ें हमने इंक्लूड की है एसएससी क्या उससे अच्छे लेवल की, लेकिन एसएससी में इसके बाहर का तो आने वाला नहीं है, ठीक है। अब पूछा जाता है गण, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि छंद में गण कितने प्रकार के होते हैं, तो गण होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से, यगड़ मगड़ तगड़ रगमण जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। गण कितने वर्ण के होते हैं, तो 3 वर्ण के होते हैं गण, ठीक है, याद रखेंगे आप। और किस तरह से, यगड़ मगड़ तगड़ रगमण, ठीक है। ये क्या होता है, ये बताता हैगा मात्राओं को काउंट कराता है कि देखिए क्या रहेगा, पहले 2 मात्रा होगी, जैसे बता देंगे अभी, है ना। पहले 2 मात्रा, फिर 1 मात्रा, फिर 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 ये सारी चीज़ें। तो ये जो होता है 3 वर्ण के होते हैं और इनमें मात्रा का एक फ्लो होता है कि 2 1 2 होगा, या 2 2 2 होगा, 1 1 1 होगा, इस तरह से सारी चीज़ें होती है। तो इतना ज़्यादा आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए छंद में गण होता है। गण कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ना चाहो तो ये सब हमने बता दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं मेन आपके एग्जाम्पल पर, जो आपको समझाना है, जो चीज़ें आपको बतानी है, उस पर चलते हैं भाई। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने ये पूरे एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है कि मुरली वाले मोहना मुरली नेक बजाए, तेरो मुरली मनहरो घर आंगन न सुहाए। तो देखिए सुहाए, बजाए, सुहाए, एक जैसा या का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, तो इसी जो अंतिम वाले वर्ड में प्रोनाउंसिएशन सेम आता है या सुनने में एक जैसा लगता है, इसी को तो बोलते हैं तुक, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, तुक कहलाएगा। इसके बाद आते हैं जहाँ पर हमने बोले थे मुरली वाले मोहना, फिर थोड़ा सा विराम लिए थे ना, तो ये थोड़ा सा जो विराम लिए इसको बोलते हैं यति, ठीक है। मुरली नेक बजाए, तेरो मुरली मनहरो, फिर थोड़ा सा विराम लिए, ये यति आ गई। अब देखिए ये जो पूरा पद है, ये प्रथम चरण बोलेंगे, द्वितीय चरण बोलेंगे, तीसरा चरण, चौथा चरण, तो ये पूरा चरण है इसमें। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दी। अब इसमें गण का थोड़ा कॉन्सेप्ट करा दीजिए। देखिए ये गण है, इसकी मात्रा का जो फ्लो रहेगा 2 1 2, है ना। तो ये जिस तरह तीन वर्ण वाले होते हैं, 3 वर्ण वाले में जो मात्रा का फ्लो होता है कि किस तरह की मात्राएं होंगी, अगर वैसी मात्रा है तो वर्ण, तो इसमें ये वाला गण है जो आंगना है वो क्या हो जाएगा, गण का उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें रहती है। बाकी आपको नहीं, आपको केवल ये याद रखना था कि भाई ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, गण किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना था। अब आते हैं ये मात्राओं में। मात्राओं में बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो मात्राओं को हम बता दें कि कैसी क्या चीज़ें होती है। देखिए जितने भी छोटे होते हैं ना, लघु जहाँ वर्ण होगा, लघु को क्या करोगे आप, 1 काउंट करोगे, लघु की मात्रा की काउंटिंग होगी 1 से, और गुरु वर्ण में मात्रा की काउंटिंग होगी 2 से। 2 को आप 2 ऐसे ना लिख करके एस जैसा बनाते हैं, ठीक है। जब छंद में लिखते हैं तो इस एस जैसा बनाते हैं, इसको आप गुरु बोलते हो, क्या बोलते हो, गुरु। और मात्रा कितनी काउंट हो रही है, 2, ठीक है। इसको आप लघु बोलोगे, लघु के लिए आप 1 रिप्रेजेंट करते हो। अब आते हैं किस चीज़ पे, अब हम आपको बताते हैं कि छोटी की जितने भी है ना, ये सब लघु होता है। आ अनार, आ का, आ ई ऊ, ठीक है। जितने भी छोटे वाले वर्ड है वो लघु। और ये ऋषि में कन्फ्यूजन होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि लघु है, ठीक है। बड़े जितने भी बड़े देखिए सब बड़े बड़े। और हाँ ये थोड़ा एक्सेप्शनल, देखिए ये छोटा है ना, फिर भी किस में आएगा, गुरु में आएगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी ये सब बड़े बड़े हैं तो वो 6 में जा रहेंगे, सब गुरु में जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा वरना कन्फ्यूजन हो सकते हैं। अब आइए देखें, ये केवल ऐसे चंद्र बस भाई बिंदु नहीं बनी है, तो ये भी किस में काउंट होगा, लघु में काउंट होगा। ये काउंटिंग में बच्चे गड़बड़ी करते हैं, इतना ज़्यादा आपको आना नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे कि अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी करो तो आपसे बन जाए, और अभी अगर मान लीजिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ भी जाता है तो भी आपसे बन जाए।
फिर छंद के अंदर बिंदु भी लगी रहे वो भी किस में काउंट होगा, लघु में काउंट होगा। ठीक है, संयुक्त जो व्यंजन होंगे वो भी किस में काउंट होंगे, लघु में काउंट होंगे। ठीक है, आधा आधा जो बना होगा उसको दो मत काउंट करना, वो भी एक ही में काउंट होगा। अब आते हैं गुरु की बात, तो अगर ऊपर बिंदी भी लगी है तो भी वो किस में आएगा, वो भी किस में आ जाएगा भाई, गुरु में आ जाएगा। ये दो मात्रा काउंट होगी, ये दो दो काउंट होगा। ठीक है, अब हाँ विसर्ग, जो विसर्ग लगेगा वो भी गुरु में आ जाएगा, मतलब दो मात्रा काउंट होगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, अग्र, मतलब इस तरह से जो रा की रेफ लगी होती है ना, जिसको अपन रा की रेफ बोलते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी गुरु में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसे क्या बोलते हैं आप, यहाँ पर हलंत बोलते हैं ना, हलंत बोलते हैं। तो ये जो हलंत वाली चीजें होंगी ये भी किस में आएगी, गुरु में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि इन दोनों पे जो रहता है ना, इन दोनों पर जो रहता है, इनके पहले वाले वर्ण को दो काउंट करेंगे। जैसे अग्र, तो इसको ये लिखा हुआ है अग्र, तो हम इसको दो नहीं काउंट करते हैं, इसके कारण हम इसको दो काउंट करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, दो काउंट करेंगे, इसके पहले वाले वर्ण को दो काउंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर राजन का, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पूरा राजन, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो इसको दो नहीं काउंट करेंगे, इसके आगे वाले को दो काउंट करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, बाकी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो काम की बात है हम बताते चलें कि ये पेपर में बहुत ज़्यादा आपके आएगा। अब प्रकार की बात करते हैं, तो प्रकार देखिए जो छंद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है, मुक्तक छंद। छंद जो होंगे तीन प्रकार से मेजरली होंगे, कौन कौन से, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। अब देखिए वार्णिक छंद को ना कई बार व्रत बोल दिया जाएगा कि वार्णिक छंद का शाब्दिक अर्थ है व्रत। ठीक है, मात्रिक छंद का शाब्दिक अर्थ है जाति। ठीक है, मात्रिक छंद जाति को रिप्रेजेंट करेगा, वार्णिक छंद व्रत को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह की चीजें हो सकती है पेपर में पूछ ली जाए। अब आता है किसमें, मात्रिक छंद। अब मेन आता है मात्रिक छंद, क्योंकि जो पेपर में मैक्सिमम पूछा जाएगा वो मात्रिक छंद से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना तो ये पूछा जाएगा ना तो ये पूछा जाएगा। अब मात्रिक छंद के बारे में बता देते हैं, तो मात्रिक छंद याद रखिए, मात्रिक छंद ना दो प्रकार से होगा, एक होगा सममात्रिक छंद, ठीक है, सममात्रिक छंद, दूसरा होगा क्या, अर्धमात्रिक छंद। ठीक है, एक सममात्रिक छंद, एक अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा आएगा विषम मात्रिक छंद। ये तीन छंद आपको पढ़ना है, इसी से पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा अगर छंद से क्वेश्चन आता है तो, और हम आपको याद भी करा देंगे भाई जो भी चीजें आने वाली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, मात्रिक छंद से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे अगर छंद में आते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और आगे एक दो क्वेश्चन और है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बस इतना पढ़कर जाओगे ना, बाकी कुछ और भी नहीं पढ़े हो, बस छंद में इतना पढ़ लियो, काम बन जाएगा। ठीक है, और वो भी हम आपको याद करवा देंगे। देखिए मात्रिक छंद में कितने होते हैं, मात्रिक छंद के तो हमने आपको बता दी कौन कौन सा आता है मात्रिक छंद में। ठीक है, क्या क्या होता है, सम मात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, यहाँ पर मात्रिक छंद के अगर उदाहरण बोले जाएंगे तो मात्रिक छंद में एक होता है सममात्रिक छंद, और एक होता है क्या, अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, एक होगा अर्ध सममात्रिक छंद और एक होगा क्या, विषम मात्रिक छंद। तो तीन प्रकार के मात्रिक छंद के उदाहरण होंगे, प्रकार होंगे। अब सममात्रिक छंद की अगर बात करें तो सममात्रिक छंद के चार उदाहरण हैं। कौन कौन से चार उदाहरण हैं, तो वो हमने कोडिंग के तौर पर लिख दिए, चारों गीत हरि के लिए। आपने देखा होगा जो ऊपर हमने एग्जाम्पल भी लिखे थे वो भी आपका हरि के लिए गीत था। ठीक है, तो यहाँ पर चारों गीत हरि के लिए कोडिंग हो जाएगी, ताकि आपको याद रख पाए, जिनको अगर ऐसे याद नहीं होता है तो। वरना आप याद रख लीजिए कि सममात्रिक छंद के उदाहरण क्या है, चा से चौपाई, रा से रोला और गीत से गीतिका और हरि से हरि गीतिका। ये चार उदाहरण किसके हैं, सममात्रिक छंद के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में पूछ लिया जाता है, पहले तो एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, फिर दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मात्राएं। ठीक है, चौपाई में कितनी मात्राएं हैं, तो देखिए इस फ्लो को हमने किस बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया है, पहले 16, फिर 16 से बढ़ाओगे 24, फिर 26, फिर 28। अगर आपको ये टेक्निक याद होती है तो आप ऐसे रख सकते हैं कि भाई चौपाई 16, 24, 26, 28, 16, 24, 26, 28, ऐसे याद रख सकते हो। वरना हम आपको बताते हैं, देखिए चौपाई में आप जानते हो कि 4 पाई बोल रहे हैं, 4 पाई, और 4 पाई भाई पाई में कितने पैर होते हैं, कोई भी चौपाई होती है तो चौपाई 4 पाई में कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर है और चौपाई है। ठीक है, 4 पाई है 4 पैर वाली, तो 16 नहीं हो गए, तो चौपाई में 16 मात्राएं। रोला, रोला में नाम ही पढ़िए रोला, अरे कितना देर से रो रहा है, मतलब 24 घंटे से रो रहा है। ठीक है, तो 24 घंटे तक थोड़ी ना रोना चाहिए भाई, 24 घंटे से रो रहा है, कब तक रो रहा है, कब से रो रहा है, तो कोई बोलेगा अरे 24 घंटे से रो रहा है, तो चौपाई 4 पाई 16, रोला 24 घंटे से रो रहा है, तो 24 मात्राएं। उसके बाद आई होप आपको गीतिका की याद हो जाएगी 26। तो गीतिका मतलब एक तो याद ही हो गया ना, कंफ्यूजन आपको ये होती है अगर कुछ भी याद नहीं होता। चौपाई का कंफर्म है 16, रोला की हो गई 24, 24 घंटे रोला से। फिर आएगा 26, 28। तो देखिए 26 किसका होगा, गीतिका छोटा वर्ड है 26, हरी गीतिका उससे बड़ा है तो 28। ठीक है, चौपाई 16, रोला 24 घंटे रो रहा है, फिर गीतिका के 26, हरी गीतिका की 28 होगी। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी। अब आते हैं किस पे, अर्ध। अब दूसरा आएगा अर्ध सममात्रिक छंद, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल हमने अभी एसएससी को टारगेट करके उसके हिसाब से
पूरा लिमिटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपके जीडी के एग्जाम में, ठीक है, अगर छंद से क्वेश्चन आता है तो। अब यहाँ देखिए अर्धसमात्रिक छंद है, ठीक है। अर्धसमात्रिक छंद में क्या हो जाएगा, अर्धसमात्रिक छंद में 1 और 3 और 2 और 4 में समान मात्राएं होती है, ठीक है। और हम अभी केवल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं, जैसे अभी आपका छंद हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, समास में आपको दिक्कत जाती है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, समास हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये 3-4 टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करा देंगे। अब अर्धसमात्रिक छंद के उदाहरण देखिए। तो अर्धसमात्रिक छंद में क्या होता है, इसके पहले चरण और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में, अर्धसमात्रिक छंद में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती है, अर्धसमात्रिक छंद के उदाहरण है। लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके पेपर में। आपके पेपर में ये पूछ लिया जाएगा अर्धसमात्रिक छंद के एग्जाम्पल क्या है, तो याद रखिएगा अर्धसमात्रिक में क्या हो जाएगा, दोहा हो गया, ठीक है, दोहा के बाद सोरठा हो गया, इसी का उदाहरण है, फिर बरवे हो गया, इन्हीं सबके उदाहरण है। अब दोहा, ठीक है, देखिए दोहा, सोरठा, बरवे इन्हीं के उदाहरण है अर्धसमात्रिक छंद के। अब कैसे याद रखेंगे, मात्राएं कैसे याद करेंगे, ऊपर की तो हमने याद करा दिए। तो दोहा में देखिए, दोहा के ये जो लिखे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है 13 मात्राएं 11 मात्राएं, ये क्या है, पहले ये बता दें हम आपको कि 13 और 11 मात्राएं क्या है। ये जो पहले लिखा हुआ है, मतलब कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। दोहा के क्या बोलोगे, पहले और तीसरे चरण में, ये लिखा ना पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। ये आप अच्छे से करना है। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा। इस तरह से ये चीजें बताई गई हैं। अब हम याद कैसे करते हैं कि दोहा में 13-11 होती है, सोरठा में 11-13 होती है। पहली बात याद रखिए, सोरठा, ठीक है, दोहा में अपन किसी को दुआई दे रही, और सोरठा में शोर मचा रहे हैं। जब किसी लिए दुआ मांगेंगे तो दुआ से क्या कहेंगे, दोहा मतलब दुआ, दुआ मांगेंगे तो आवाज एकदम नम्र होगी, और शोर मचाएंगे तो आवाज एकदम तीव्र होगी, ठीक है। तो दोहा, दुआई मांग रहे, दुआई किसके लिए मांग रहे, तेरे लिए, ठीक है। मैया के पास जाते हैं, मैया से मांगते हैं कि ये माँ तेरे पुत्र हैं, ठीक है, तो तेरे लिए मांगते हैं, ठीक है, कि सब बराबर, तेरी नजर में तो सब बराबर होते हैं ना। तो याद रखिएगा, दुहाई मांग रहे हैं, किससे मांगे, तेरे लिए दुहाई मांग रहे हैं, क्या ना, तेरे लिए दुहाई मांग रहे हैं। तो दुहाई, दोहा से दुहाई, तेरे लिए दुहाई, मतलब आप अपने लिए मांगोगे तो तेरे लिए दुहाई मांग रहे हैं ना, दुहाई, दुहाई किसके लिए, तेरे लिए, ठीक है। कि और उसके बाद 13-11, एक मतलब थोड़ा सा भी क्लू आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इतना तो पता है, या तो 13-11 होगा या तो 11-13 होगा। तो दुहाई में याद रखना, दुहाई तेरे लिए मांगेंगे या तेरे से मांगेंगे दुहाई, ठीक है, जो भगवान से मांगेंगे, तेरे से मांगेंगे, तो तेरे से याद रहना, तेरे से मांगेंगे सब चीजें, तो तेरे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सोरठा, तो शोर मचाओगे, दोहा का उल्टा हैगा सोरठा, तो जब ये 13-11 थी तो ये 11-13 हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि याद होगी। फिर बरवे, तो बरवे नामी में देखिए, बरवे 12, बरवे 12 और 12 7, क्योंकि हम आपको काफी कुछ मदद करा दे रहे कि आप पहली बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। बरवे 12 7, सोरठा, दोहा का उल्टा, दोहा के लिए नम्र आवाज होती है, सोरठा के लिए तेज आवाज करेंगे, शोर मचा रहे हैं, ठीक है। तो दोहाई किसके लिए मांगते हैं, तेरे से मांगते हैं माता, सबके सब आएंगे तेरे सामने दुहाई मांगेंगे, ठीक है। तो तेरे सामने आएंगे तो 13 और 11, और सोरठा उसका अपोजिट 11-13। आई होप कि क्लियर होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर, ठीक है, विषम छंद, विषम मात्रिक छंद, हमने केवल विषम छंद लिख दिया, विषम मात्रिक छंद होना चाहिए, ठीक है। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में ना अलग अलग मात्राएं होती है, इसके प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं होती है, कोई फिक्स नहीं रहेगी। विषम मात्रिक छंद में 6 पंक्तियां होती है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है वो देखिए, सबसे आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए कुंडलियां किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा विषम छंद का। छप्पई किसका उदाहरण है, विषम मात्रिक छंद का, ठीक है, विषम मात्रिक छंद का कुंडलियां और छप्पई है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके पेपर में, पूछ लिया जाता है कुंडलियां किससे मिलकर बनी है, छप्पई किससे मिलकर बना है। तो याद रखिए, कुंडली मिली है, कुंडली देखिए दोनों में रोला आ रहा है, रोला तो दोनों में है, ठीक है, रोला तो दोनों है, देखिए कुंडली में भी रोला है, छप्पई में भी रोला, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रोला तो दोनों में रहेगा, कुंडली में भी रोला रहेगा और छप्पई में भी रोला रहेगा। अब क्या करेंगे, कुंडली के लिए क्या करते हैं, अब कोई कुंडली बना के बैठा रहेगा तो कब बैठे रहते, कुंडली बना के कब बैठते भाई, इर्द गिर्द कब बैठते हैं, इर्द गिर्द तब बैठते हैं जब कुंडली बनाकर बैठते हैं, इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, ठीक है, ऐसे कुंडली घेर के बैठ जाते हैं, कब, जब किसी से अपन को दुहाई मांगना रहेगा, दोहा, ठीक है। तो कुंडली के लिए कब बना के बैठोगे, कुंडलियां कब बना के बैठोगे भाई, जब किसी के लिए दुहाई मांगोगे, रोला तो दोनों में है, ठीक है। तो रोते तो भाई दोनों समय, जब दुहाई मांगते हैं तो भी रो रहे हैं, तो लेकिन दुहाई में क्या होगा, कुंडली बना के बैठते हैं, और एक रोला होगा जब क्या होता है बताएंगे। दोनों चीजें कितने अच्छे से आप लिंक से याद कर लोगे और आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। कुंडली के लिए कुंडली बना के बैठते हो, कब बैठते हो, जब
भाई दुख तो हमेशा होता है ना, रोला रोला, ठीक है, तो रोला तो हमेशा रहेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में, एक बार खुशी के आंसू होते हैं और एक दुख के आंसू होते हैं। तो देखिए रोला, तो कब दोहाई, दोहाई जब मांग रहे थे तब भी तो रोला दोनों में होगा। दोहाई, दोहा जब रहेगा तो कुंडली बनेगी, और रोला के साथ जब देखिए छप्पय, आधा आधा है ना, और यहाँ देखिए आधा आधा है, छप्पय छप्पय हो जाएगा, उल्लाला हो गया, ठीक है। ये आधा आधा आ रहा है, आधा पा पूरा पा, ठीक है, वैसे ही आधा ला पूरा ला, ठीक है। तो छप्पय से क्या बनेगा, उल्लाला, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा पेपर में डायरेक्टली, कुंडली किससे मिलकर बनी है, तो आपको बताना है कुंडली दोहा और प्लस रोला से मिलकर बनी है। जो कुंडली है वो किससे मिलकर बनी है, दोहा और रोला से मिलकर बनी है। जो छप्पा है, छप्पा देखिए आधा पा है ना, तो उल्लाला, क्योंकि रोला तो कॉमन है सब में, दोनों में रोला कॉमन है, इसको तो हमको याद ही रखना है, उल्लाला, ठीक है। तो छप्पे में आधा आधा आया ना, तो इसमें आएगा कितना, रोला और उल्लाला। अब इंपॉर्टेंट बात ये तो याद रख लोगे, याद हो जाएगा ना भाई। अगर हम पूछेंगे कुंडली तो बोलना दोहे और रोला से मिलकर बनी है, छप्पे रोला और किससे मिलकर बनी है, उल्लाला से मिलकर बनी है। मेन याद रखने वाली बात ये है, कुंडली आपके पेपर में आएगी कि ये दोहा और रोला से मिलकर बनी है कि रोला और दोहा से, अभी तो फंसे ना, ठीक है। कि ये जो कुंडली है किससे मिलकर बनी है, दोहा और रोला से मिलकर बनी कि रोला और दोहा। जो सीक्वेंस लिखवाए हैं ये भी जरूरी है, क्या सोच रहे हो, सीक्वेंस कोई काम का नहीं है। हालांकि जीडी में आपका नहीं आएगा, कंफ्यूजन करने वाला नहीं आएगा, आगे पीछे नहीं देगा, लेकिन और अदर पेपर में जब आप जाओगे तो दोहा रोला और रोला दोहा दोनों लिखा रहेगा। तो कुंडली में याद रखना कि पहले कुंडली के लिए जाओगे दोहाई मंगोगे, और दोहाई मंगते मंगते रोगे, तो दोहाई पहले मंगोगे फिर रोला आएगा। और छप्पे में क्या होगा, पहले रोगे फिर उसके बाद मतलब चिल्ला चिल्ला के रोगे, उल्लाला उल्लाला करोगे, पहले तो रोगे ना, फिर और तेज रोना होगा तो उल्लाला उल्लाला करने लगोगे। तो रोला और उल्लाला कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए कि कुंडली में पहले दोहा फिर रोला आता है, छप्पे में पहले रोला फिर उल्लाला आता है। आई होप कि ये बातें शायद आपको क्लियर हो गई होगी। तो छंद का टॉपिक इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक। इसी प्रकार से अगर आप लोग कहते हैं तो हम आपके लिए समास की वीडियो, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वो सारे समास हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा, इसके हम टॉपिक ला के दे देते हैं आपके पेपर के पहले। आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।